हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए पर्यावरण की कक्षा आरंभ किया है और अब मैं पूरा पर्यावरण आप लोगों को सीरीज वाइज पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों के यूपीटीईटी, प्राइमरी, जूनियर और सीटेट तीनों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इन वीडियोस की कई सीरीज आएंगी जिसमें पूरा का पूरा पर्यावरण मैं कवर करवाऊंगा। चलिए, देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं। ये आपकी पहली यूनिट है, यूनिट 1 पर्यावरण, और उसको मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड पर। चलिए, पर्यावरण सबसे पहले जान लीजिए। पर्यावरण फ्रेंच भाषा का एक शब्द इन्वायरन से बना हुआ है। इन्वायरन जिसका अर्थ होता है आसपास का घेरा। इन्वायरन फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारे आसपास का घेरा, ठीक है, जिसमें समस्त जैविक और भौतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक तथा भौतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। भौतिक तत्व क्या होते हैं? भौतिक तत्व में हमारे जल, वायु, भूमि, जीव, है ना, भूमि बेसिकली इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जैविक तत्व वो तत्व होता है जो जिसमें जीवन हो, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु छोटे हो गए। वो भी सूक्ष्म जीव जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के इन्वायरन शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है आसपास का घेरा, ठीक है। चलिए, इसी के अगले टर्म पे आ जाइए। देखिए, लिखा हुआ है इकोलॉजी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजी शब्द किस चीज से बना हुआ है। इकोलॉजी शब्द बेसिकली आपका इको और लॉगस से बना हुआ है, ठीक है। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले जिन्होंने यूज किया उनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी यूपीटीईटी प्राइमरी और जूनियर दोनों में पूछा गया है और आएगा भी कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। उनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। और कब किया था? 1869 में, 1869 में, ठीक है। चलिए, आगे आ जाइए। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप जानते हैं ना, हमारे पर्यावरण में जो है कई तरह के इकोसिस्टम्स जो है वो एक साथ कार्य करते हैं। एक जिसमें आप लोगों ने सीखा हुआ है ना, कई तरह के इकोसिस्टम्स काम करते हैं। इसको जो सबसे पहले बताया था उनका नाम था, इसके पिता जो थे A.G. टांसले। ये याद कर लीजिएगा, क्या नाम है? A.G. टांसले को माना जाता है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो अलग चीजें हैं, याद करिएगा, उसको कंफ्यूज ना करिएगा। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल 1869 और इकोसिस्टम जिसके फादर का क्या नाम था? A.G. टांसले, ठीक है, को माना जाता है। चलिए, आगे आ जाइए। ध्वनि को मापना। देखते हैं ध्वनि जो मापी जाती है ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि को किस चीज से मापा जाता है? ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, याद कर लीजिएगा। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। और जो मनुष्य जिस ध्वनि को सुन पाता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को सुन पाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को नहीं। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। ध्वनि को मापने के लिए मैंने बताया कि इकाई जो है, मतलब ध्वनि को जो नापा जाता है वो किसमें नापा जाता है? डेसिबल में। ध्वनि को मापने के लिए जो इकाई यूज किया जाता है उसको कहा जाता है डेसिबल। जो मनुष्य की श्रवण शक्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। मतलब इसके नीचे की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है और इसके ऊपर की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। कुत्ते वगैरह जो होते हैं, जो डॉग्स होता है, वो इस हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को सुन सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो सुन सकता है, ठीक है। आइए आगे आ जाइए। ओजोन परत। आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है
धरती पर, ठीक है। इस ओजोन परत की मोटाई कितनी थिकनेस है इसकी, इसको किस में नापा जाता है, डाबसन में। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, डाबसन, ठीक है, डाबसन याद कर लीजिएगा, डाबसन, ठीक। भूकंप तीव्रता मतलब कितनी तेजी से भूकंप आया है, उसको उसकी वो कितना तेज था, इसको नापने के लिए आप किसका यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ। एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है सिस्मोग्राफ, भूकंप तीव्रता सिस्मोग्राफ याद कर लीजिएगा, ठीक है। रिक्टर स्केल पे जो बताया था ना 7.6 आ गया, 2.3 आ गया, वो इसी इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, सिस्मोग्राफ नामक इंस्ट्रूमेंट से। आगे आ जाइए, इकोमार्क और एगमार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका प्राइमरी, जूनियर और यूपी ट्रिपल से कई जगह आया है, ठीक है। इकोमार्क्स क्या होता है, इकोमार्क्स पर्यावरणीय शुद्धता, मतलब कि कोई भी चीज जो है वो कितनी पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है ये बताता है। और एगमार्क क्या करता है, एगमार्क खाद्य पदार्थ की शुद्धता को बताता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ कितना शुद्ध है, ठीक है, खाने में वो कितना शुद्ध रहे, ठीक है। ये हो गया, मतलब आप अगर खाने की चीजों को लेने जाएंगे तो वहां पर आप किसका साइन मिलेगा आपको, चीजों पर एगमार्क का साइन मिलेगा। चलिए आगे आ जाइए, आगे है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है, रेड डेटा बुक में उन जीवों का वर्णन होता है जो कि लुप्त प्राय है, मतलब अगर हमने उनको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ वर्षों में वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इसमें लुप्त प्राय या संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, रेड डेटा बुक संबंधित है तो आप लिखेंगे संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है, ठीक है। आगे आ जाइए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, 1973 में। इसको, इस डेटा को याद कर लीजिएगा, 1973, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शेर और बाघ को जो है संरक्षित करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। इसी तरीके से गैंडा संरक्षण है और गिद्ध संरक्षण भी है। गिद्ध संरक्षण कब बनाया गया, 2002 में। गिद्धों का संरक्षण का परियोजना लाई गई सन 2002 में। और गैंडा संरक्षण कब आया गया था, 1996 में। गैंडा संरक्षण 1996 में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लास्ट वाला आपका है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। आइए आगे आइए, देखिए, क्योंकि पर्यावरण का अध्ययन किया जा रहा है तो इसी यूनिट में आपको वन और वन से जुड़ी हुई तमाम चीजों का भी अध्ययन आपको मिलेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा है, इसमें से एक लाइन आप कम भी नहीं कर सकते, आप कम करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। देश में सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं, बताइए। देश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन वनों के प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से कौन सा राज्य है, मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम राज्य। चलिए अब राष्ट्रीय वन नीति को देखिए। राष्ट्रीय वन नीति आपसे ये कहती है कि वनों का प्रतिशत किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में 33% होना चाहिए, क्षेत्रीय मतलब शहरी इलाकों में। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर क्या प्रतिशत होना चाहिए, 66%, 66% ये होना चाहिए। लेकिन हमारी जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, उसमें वनों का प्रतिशत 24.16, 24.16% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक कॉपी ले लीजिए और इन डेटास को जो मैंने लिखाया हुआ है इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज करिए, याद करिए, यही एग्जाम में आपको मिलेगा। आगे आ जाइए, वन अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी हुआ है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ 2 आंदोलन है, वनों से जुड़ा हुआ, ये भी आता है आपका।
वो भी जान लीजिए। पहला आंदोलन है चिपको मूवमेंट, आप जानते हैं ना, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये 1970 के दशक में शुरू किया गया था। इसमें बेसिकली क्या होता था कि जो लेडीज होती थी वो जाकर के पेड़ से चिपक जाती थी और उनको कई सौ लोगों को काट दिया गया था इसमें। ठीक है, हजारों लोगों को। इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ ये भी आंदोलन है, लेकिन ये उत्तर का आंदोलन है, ये दक्षिण का इपिक्को आंदोलन। ठीक है, क्या नाम है? इपिक्को आंदोलन। ये कहां पर चलाया गया था? पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है, इधर वाला जो घाट है, ठीक है, वहां पर जहां पे नर्मदा और तापी वगैरह कहते हैं, पश्चिमी घाट, वहां पर ये चलाया गया था। कब? 1983 में। ठीक है, ये भी बिल्कुल चिपको मूवमेंट की तरह का ही मूवमेंट था। चलिए आगे आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स। वो पौधे जो बगैर पानी के, बहुत ही थोड़े से पानी में उगते हैं, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। बेसिकली मरुस्थल में पानी अवेलेबल नहीं होता उतनी आसानी से ना। ठीक, आगे आ जाइए। अब संविधान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो मैंने यहां पर लिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण में संविधान क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें लिया गया? अनुच्छेद 21 में। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को इसके अंतर्गत माना है, अनुच्छेद 21, याद कर लीजिएगा। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद या आर्टिकल 41A में राज्य का कर्तव्य के रूप में इसको माना है। राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करे। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य में भी इसको इंक्लूड किया गया है। 42वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में किया गया था, आर्टिकल 51A में इसको रखा गया है। आर्टिकल 51A, याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, तीनों जगह रखा गया है इसको। इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2002 में। 3 डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा। तीनों एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा, दोनों में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में। ठीक है, तो इस तरीके से इतना ये कंप्लीट हो गया। आगे आ जाइए। आगे देखिए, यहां पर है जल दिवस है। कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये विश्व जल दिवस, डेटा आपको याद करना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आगे आ जाइए। जल प्रदूषण अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जल दिवस मनाया जाएगा वहां जल प्रदूषण का भी अधिनियम देख लीजिए। कब? 1974 में। ये डेटा भी याद कर लीजिएगा, 1974। ठीक है, और यहां पर देखिए राष्ट्रीय वन नीति, जिसके तहत बताया गया था कि ये यहां पर डेटा जो दिया गया था आपका 33% वन होना चाहिए, वो कब आई थी? 1988 में। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 1988 में। इस तरीके से ये हो गया। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर क्या कहते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। 1992 में कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। रियो डी जेनेरो कहां पर है? ब्राजील में। रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। ठीक है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? 1992 में। कहां पर? रियो डी जेनेरो में। याद कर लीजिएगा। और देखिए, अब यहीं पर जान लीजिए कि जो हमारे पास जो हमारी एयर है, शुष्क हवा, सूखी हवा, उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? याद कर लीजिएगा, 78% नाइट्रोजन होता है अप्रॉक्स में, मोटा मोटा 78.08। ठीक है, कभी कभी सिर्फ यही पूछा जाता है कितने परसेंट है,
तो वहां पर 78 होता है, कभी कभी पॉइंट में ही पूछ लिया जाता है, तो आप दोनों ही जान लीजिए। 78.08% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। वैसे देखिए 20.09, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 21% ये हो जाएगा। आगे इसी से रिलेट करता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहां पर है? नीदरलैंड में। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, आगे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1972 में। ये भी एग्जाम में आपका आया हुआ है। जिसका मुख्यालय कहां पर है? जिसका मुख्यालय है केनिया के नैरोबी में। केनिया नैरोबी में। ठीक है, एक लास्ट आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो मौसम के बारे में अध्ययन करता है, उसका मुख्यालय कहां पर है? उसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद कर लीजिएगा, कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहली यूनिट्स की जो इंपॉर्टेंट तमाम चीजें थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और इस तरीके से और भी यूनिट्स आएंगे जिसमें मैंने पूरा पर्यावरण कवर करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 by 1 करके आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।